भाषा अध्यापन के सिद्धांत से संबंधित 70 प्लस जो है प्रश्न करेंगे। जी हाँ, ये पूरा चैप्टर ही आज पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले हम पहली क्लास जो है भाषा हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र की पहला जो चैप्टर है क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दी गई है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षक का परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है, राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगर आप लोगों को आंसर मालूम, आप लोग भी अपना अपना फीडबैक कमेंट कर सकते हैं। साथियों, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत संबंधित है स्किनर महोदय जी से, चॉम्स्की की, वाइगोस्की की, जीन पियाजे जी की। हाल ही में जो अभी पिछले टीटी एग्जाम हुए उनमें यह प्रश्न आया हुआ है। जी हाँ, भाषा अर्जन क्षमता के सिद्धांत की जब भी बात की जाती है आपके चॉम्स्की महोदय का जिक्र हो ही जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अर्थात भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत जो है आपके किससे संबंधित है, आपके चॉम्स्की से संबंधित हो जाएगा। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती। काफ़ी बार यह स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है कि भाषा सीखने की बच्चों में जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती। किसका कहना है? चॉम्स्की का कहना है। चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी धीरे धीरे वह सीखने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो स्किनर के अनुसार परिभाषा क्या है? स्किनर के अनुसार बताना है कौन सा स्टेटमेंट है स्किनर का। तो स्किनर का जो स्टेटमेंट है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। जी हाँ, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। किसका स्टेटमेंट है? स्किनर का स्टेटमेंट है। वहीं पर पावलोव और स्किनर के अनुसार भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। वहीं चॉम्स्की का कहना है कि बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है और भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होता है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होता है। किसका कहना है? चॉम्स्की का कहना है। जी हाँ, सभी मित्र यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, सिलेक्शन 101% पक्का यहाँ पे करना है। सभी कमेंट कीजिएगा और आने वाली क्लासेज हर एक क्लास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टारगेट 140 प्लस का यहाँ पे। जी हाँ, आउट ऑफ 150 में से 140 प्लस का टारगेट है। और जब ये बड़ा टारगेट होता है, बड़े जब सपने होते हैं, सिलेक्शन पाने होते हैं, तो मेहनत भी उसकी दुगनी तिगुनी करनी पड़ती है। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? वाइगोस्की जी ने, स्किनर ने, जीन पियाजे जी ने, चॉम्स्की ने किया है। सभी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है सम्मान है। देखिए साथियों, सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन आपके वाइगोस्की महोदय जी ने किया है। देखिए, जब भी सामाजिक शब्द सुनिएगा, एक ही ऑप्शन पे पहले हमें नज़र फरमाना, वह है वाइगोस्की, क्योंकि सामाजिक सबसे संबंध इनका गहन संबंध है वाइगोस्की जी का। जी हाँ। चौथा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, टेलीग्राम ग्रुप चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, या लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो की। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा अपने टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को। फोर्थ प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण सीखने का उद्देश्य अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना है, भाषा का सृजनशील कल्पनाशील प्रयोग करना है, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना है। ये तीनों जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। लेकिन चौथा जो दिया गया है कि भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। और आप जानते हैं पेडागोजी में कंठस्थ करना शिक्षा शास्त्र में निगेटिव हमेशा माना जाता है। इस कीवर्ड को निगेटिव या नकारात्मक मानिए। और जब नकारात्मक प्रश्न नकारात्मक तब तो नहीं, जब भी नहीं देखिएगा तो हमें निगेटिव ऑप्शन देखना है, निगेटिव ऑप्शन पर निगेटिव शब्द देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पांचवा प्रश्न है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में खाली स्थान सर्वाधिक बल दिया है। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? वह है अनुकरण पर। किस पर बल दिया है? सभी यहाँ पे मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु सभी कमेंट करके बताइए, सभी फीडबैक की करके बताइएगा। हम बात करेंगे अनुकरण की बात करेंगे। देखिए, स्किनर के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखते हैं, अतः उन्हें बड़ों द्वारा बोली गई भाषा का अधिकाधिक अनुकरण करने का अवसर उनमें क्या है? प्रदान करना चाहिए। आप सभी शिक्षक बंधु हैं,
जब आपकी नियुक्ति होगी आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा संबंधित किससे है? तो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, जब भी सामाजिक शब्द देखेगा वाइगोस्की ऑप्शन पर ही हमें क्लिक करना है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। स्किनर का क्या कहना है? स्किनर का कहना है बच्चे जो है अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं। किसका कहना है? स्किनर का कहना है भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का एक अंग है। किसका कहना है? जीन पियाजे जी का कहना है बच्चों में भाषा अधिगम की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की कहना है। देखिए, जब भी जन्मजात शब्द आए चॉम्स्की पे करना है, अनुकरण का शब्द आए तो हमें किस पर करना है? स्किनर पर करना है, और जब भी आपके संज्ञानात्मक विकास का जिक्र आए हमें जीन पियाजे जी के ऑप्शंस पर जाना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, सिलेक्शन लेके आने वाला प्रश्न है कि माता ने सभी बच्चे को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग है? यहाँ पे मीता शब्द दिया गया है। मीता मतलब एक अध्यापिका है। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होगी, आप ही अध्यापिका हैं और आप अपने बच्चों के एक अनुच्छेद देते हैं जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान आता है, जिसे बच्चों को भरना होता है। तो एक आपके द्वारा जो है किया गया यह कार्य किसका प्रयोग होगा, या आप किसका प्रयोग कर रहे हैं या कर रही हैं? तो आप क्या है? क्लोज परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। क्लोज परीक्षण की बात करेंगे। ठीक है, क्लोज परीक्षण से सभी परिचित होंगे। ठीक है, क्लोज परीक्षण अनुपादक कार्य की एक श्रेणी में आता है। किस प्रकार के? जो क्लोज परीक्षण होता है वह अनुपादक कार्य की श्रेणी में आता है, जैसे सूत्रलेख, अनुवाद आदि ये श्रेणी के परीक्षण होते हैं, जिसे हम क्लोज परीक्षण की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न जो स्क्रीन पर आप लोगों के हैं कि भाषा और जनक्षमता किसके साथ संबंधित होती है? तो जब भी भाषा जन क्षमता का जिक्र होता है चॉम्स्की महोदय का नाम आ ही जाता है। जी हाँ, ये शब्द कीवर्ड अपने मन में बैठा लीजिएगा। जब भी भाषा जन क्षमता पूछा जाए चॉम्स्की महोदय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। भाषा जन क्षमता चॉम्स्की के साथ संबंधित है। 9वां प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा आप लोगों का फीडबैक चाहिए। आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है या भ्रामक रूप में? देखिए, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, ये कथन पूर्णतः सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आप जानते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए देवनागरी लिपि में राम लिखते हैं और इसी शब्द में रोमन लिपि में आपका राम ही लिखा जाता है। तो लिपि और भाषा दो भिन्न चीज़ें होती हैं, लेकिन भाषा का मौलिक रूप मौखिक ही होता है। लिपि तो भाषाई ध्वनियों का एक संकेत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? आप शिक्षक बंधु हैं, आपकी नियुक्ति होती है, आप अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनते हैं, तो आप ये बताइए प्राइमरी लेवल के आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं, तो इस स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो आपको जिस बिंदु पर सर्वाधिक बल देना वह हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता की बात करेंगे। ठीक है, आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य संरचनाएं, मानक रचनाएं ये कम है। सब सर्वाधिक बल देना हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। क्यों इस पर बल देना है? क्योंकि आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय हिंदी भाषा की मूल अवधारणाओं के सौंदर्य तथा उसका क्षेत्र विशेष से जुड़ाव, अर्थात आंचलिकता का मतलब क्या होता है? उसके क्षेत्र विशेष से जुड़ाव पर बलाघात होना चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर दें। यह हम बात कर रहे हैं बच्चों को शिक्षा प्रद बल साहित्य पढ़ने पे भरपूर अवसर। देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा का शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दिया जाए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, इंटरेस्टेड प्रश्न है और इंटरेस्टेड प्रश्न हमेशा सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं। सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं। देखिए, संश्लेषण विधि में
सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वह कौन होता है? पहले वर्ण शब्द वाक होता है, वाक शब्द वर्ण होता है, शब्द वर्ण वाक होता है, या शब्द वाक वर्ण होता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में एक सरकारी सीट अपनी पक्की करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, संश्लेषण विधि में सिखाने की जो प्रक्रिया होती है पहले वर्ण शब्द फिर वाक होता है। वर्ण मतलब क्या होगा? जैसे मैं काखा गागा लिख रहे हैं, ये हमारे वर्ण हो गए, और इसी में मिलके जैसे हम कोई वर्ण शब्द लिख देते हैं, ठीक है, शब्द लिख लेते हैं शिक्षक, तो शिक्षक ये हमारा शब्द क्या हो जाता है? शिक्षक ये हमारा जो शब्द है ये कहला जाता है शब्द, और वाक्य ये जब पूरी लाइन है ये हमारी वाक्य बन जाता है। तो संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया वर्ण शब्द फिर वाक्य होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए साथियों, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि क्या होती है? तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की जो विधि कहलाती है वह खंडान्वय विधि कहलाती है। जब भी गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट की बात की जाए, खंडान्वय विधि की बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसी गद्यांश में सरल एवं क्लिष्ट शब्दों का अन्वय कर सरल शब्दों में तोड़कर अर्थ स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो खंडान्वय विधि का जिक्र अवश्य कर लीजिएगा। हर्बट उपागम के कितने पद हैं? तो हर उपागम किनके नाम से ही प्रसिद्ध है? हर्बट पंचपदी। तो पंचपदी मतलब 5 उपागम के कितने पद हो जाते हैं? तो 5 पद हो जाते हैं। इनके नाम में ही, इनके प्रश्न पर ही उत्तर छिपा होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही कर लेंगे। और आप जानते हैं कि प्रोफेसर हर्बट एक कहाँ के शिक्षा शास्त्री हैं? अमेरिकी शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने दैनिक पाठ योजना के लिए पंचपदी विधि का प्रतिपादन किया। पंचपदी विधि में पहला पद होता है प्रस्तावना एवं उद्देश्य कथन, दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा होता है तुलना, चौथा होता है सामान्यीकरण, और पांचवा होता है प्रयोग। 5 आपके ये पद हो जाते हैं। इन 5 पदों को अपने रिमाइंड पे, अपने माइंड पर स्टोर कर लीजिएगा, अपने माइंड की मेमोरी पर, ठीक है, स्टोर कर लेना है। रंगमंच अभिनय जो विधि कहलाती है वह कौन सी विधि कहलाती है? तो जो रंगमंच अभिनय विधि होती है वह हमारी नाटक की विधि कहलाती है। किसकी कहलाती है? नाटक की कहलाती है, क्योंकि अभिनय विधि द्वारा जो किया जाता है रंगमंच में प्रदर्शन होता है, और ये एक मूल्यवान शिक्षण उपकरण होता है जो छात्रों की सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित करता है। किसकी बात करेंगे? सभी लोग बताइए। नाटक की बात करेंगे। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ जो प्रणाली कौन सी कहलाती है? गीत तथा नाट्य प्रणाली। गीत तथा नाट्य प्रणाली दोनों ऑप्शन सेम कर दिए गए हैं। प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली या व्याख्या प्रणाली, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर व कविता शिक्षण पर जो है सर्वश्रेष्ठ जो प्रणाली होती है गीत तथा नाट्य प्रणाली कहलाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, किसकी बात करेंगे? गीत तथा नाट्य प्रणाली की बात करेंगे, नाट्य पद्धति की बात करेंगे। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। जी हाँ, प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा की जाती है? जीवन उपयोगी शिक्षा। जी हाँ, प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह जीवन उपयोगी शिक्षा होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिए गए प्रोजेक्ट कार्य से छात्र स्वयं उस कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार संपन्न करता है। कोई भी जब प्रोजेक्ट कार्य होता है तो छात्र जितना जानता है अपनी क्षमता के अनुसार वो उसको संपन्न करता है। ठीक है, तो किए गए कार्य में अनुभव भी उसे प्राप्त होता है। जैसे किसी छात्र को विलुप्त जीव जंतुओं को विलुप्त का कारण एवं उनके न होने से उत्पन्न प्रभाव का प्रोजेक्ट देना हो, तो इससे क्या होता है? छात्र किसी भी जीव के जीवन का महत्व अच्छे तरीके से समझ सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर हमने इसको या इस ऑप्शन को क्यों रखा। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होता है? सभी परिचित होंगे। किसकी बात करेंगे? जी हाँ, देखिए प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर भाषा अध्ययन में जो मुख्य तत्व होता है वह उच्चारण की स्पष्टता का होता है। इसका क्योंकि बच्चा जो प्राइमरी लेवल में उच्चारण करता है फिर बाद में वही उच्चारण करेगा, तो इसमें स्पष्टता आनी बहुत ही ज़रूरी है। प्राइमरी लेवल में प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होता है उच्चारण की स्पष्टता की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र कमेंट करिए। जायसवाल सर यानी मैं आपके साथ विजय जायसवाल आपके प्रत्येक कमेंट का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और आप भी इंटरेस्टेड हैं इसलिए कमेंट कीजिएगा। ये पूरी फैमिली इंटरेस्टेड है, टीटी फैमिली है। वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक ही छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव द्योतन की रस से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ तथा भाव द्योतन की रस से वाक्य जो प्रकार होते हैं वह होते हैं 8। कितने प्रकार होते हैं? अर्थ अथवा भाव द्योतन की रस से वाक्य के प्रकार आपके 8 होते हैं।
ठीक है, कौन कौन से होते हैं अब आप भी ये बताएंगे। तो रचना के आधार पर, भाव के आधार पर, विधानवाचक, संयुक्त वाक, निषेधवाक, मिश्रित वाक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस प्रश्न को बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर रखिएगा। जी हाँ, इस कैटेगरी से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आज का हम चैप्टर कर रहे हैं। जी हाँ, आज का चैप्टर है भाषा अध्यापन के सिद्धांत या भाषा के अधिगम के सिद्धांतों की बात करेंगे और 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए 70 प्रश्न जो है हम यहाँ पे प्रश्न करने जा रहे हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या होता है? शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग या उपरोक्त सभी की बात करें। छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय यही होता है कि शब्दकोश का उपयोग भी करना, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पे हम उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध क्या होता है? कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए या समाप्ति कर देना चाहिए। आप जानते हैं कि बच्चे के घर की भाषा विद्यालय की भाषा के बीच जो संबंध होता है उसको इसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। सी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को घर तथा समाज की भाषा तथा विद्यालय की भाषा में भिन्नताएं पाई जाती हैं और भिन्नता होती भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो जाती है तो वह भाषा सीखना सार्थक होता है, निरर्थक होता है, कठिन होता है या बुद्धि मनोरंजन की प्राप्त होती है। देखिए, जब भी भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी होती है तो वह भाषा सीखना सार्थक हो जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारा डिटेल के साथ आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पढ़ने में बाधा नहीं है। देखिए, पढ़ने में क्या बाधा नहीं होती है? तो सारे नियम पहले से बता देना, पढ़ने में बाधा होगी। भाई जब हमें उत्तर पहले से पता तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, ये भी पढ़ने में बाधा होती है। सटीकता पर ही जोर देना, ये भी पढ़ने में बाधा है। लेकिन लिखी हुई चीज़ को अर्थ निकालना यह पढ़ने में बाधा नहीं होगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। जी हाँ, नो डाउट क्लासेस चल रही हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? देखिए, उद्भव और विकास शब्द अपने आप में परिपूर्ण किससे हैं? उद्भव और विकास की जब भी बात की जाती है डिंग डांग सिद्धांत आ जाता है। किस सिद्धांत की बात करेंगे? डिंग डांग। जी हाँ, जब भी उद्भव और विकास का जिक्र होता है डिंग डांग सिद्धांत आ जाता है। तो डिंग डांग सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से हमारा संबंधित हो जाता है। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं होगी? आप भाषा के शिक्षक हैं और आपकी कक्षा समावेशी कक्षा है, तो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में आप भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं होती है? देखिए, आपकी जो जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचानना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के 10 सर्व सामग्री उपलब्ध कराना और विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, लेकिन बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना, ये आपका कार्य नहीं है, एक भाषा शिक्षक का कार्य नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न धुआंधार प्रश्न लेकर आया है। धुआंधार चेतावनी देकर जा रहा है कि यह सिलेक्शन में आने वाला है। यह आपके लिए एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। साथियों, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अनुभव, दुनिया को देखने, अपना दृष्टिकोण आदि की बात करेंगे। ठीक है, आदि की बात करने के साथ साथ प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे कुछ बेहतर लेकर विद्यालय आते हैं और अपनी अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण है। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, अपने अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि जो है वह हो जाता है भाषा। जी हाँ, प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं, विद्यालय आते हैं अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा फिट होगा? वह होगा आपकी भाषा, लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन को कलेक्ट कर लेंगे। साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है
कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित दिया गया है। जी हाँ, गृह कार्य होमवर्क आप भी देखते होंगे बच्चों को जब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो गृह कार्य और होमवर्क जो होता है उसके कथन में हमारा कौन सा ऑप्शन उचित दिया गया है कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। गृह कार्य के बारे में होमवर्क में कि बच्चों की क्या क्षमता है, ठीक है। बच्चा अगर जोड़ना नहीं जानता है और बच्चों को आप गुणा भाग वाले दे देंगे होमवर्क या गृह कार्य तो बच्चा कैसे कर पाएगा। बच्चों की क्षमता के अनुसार स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यह गृह कार्य के संबंध में हमारा कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। आइए आपका फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में स्पर्श नहीं होते हैं या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए बच्चे जो विद्यालय आने से पहले होते हैं वह अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे जिक्र कर लीजिएगा, कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रिया पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों को जो है प्रयोग करती है। तो यहाँ पे प्रिया जो उपयोग कर रही है, प्रिया जो केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की रस से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना चाहती है, यह केवल मैं वाले वाक्य बोल सकती है या लिंग वचन आदि की रस से सर्वनाम का प्रयोग करती है। देखिए प्रिया पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग कर रही है, अर्थात वह लिंग वचन क्रिया आदि की रस से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। डी ऑप्शन को कलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए हमें यहाँ पे क्या करने की बात कर रहे हैं, इस प्रश्न पर शब्द का अर्थ स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का सबसे बेहतर जो तरीका सर्वाधिक होता है वह होता है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन को यहाँ पे आप सभी शिक्षक बंधुओं को कलेक्ट कर लेना है। देखिए कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन कर सकते हैं। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए जब आप जिस कहानी का चयन करेंगे जिनके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णनों की शैली किस प्रकार हो, चित्रात्मक हो। जी हाँ, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे प्राथमिक स्तर पर चित्रात्मक जो घटनाएं होती हैं, वर्णन होता है, बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और बच्चों को पढ़ने में आनंद अनुभव होता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों के भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना या बच्चों को अनुशासित रखना। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह का जो उद्देश्य होना है वह विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। सी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों को देने का जो उद्देश्य होता है, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य सामग्री जुटाना, यह हम बात कर रहे हैं बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां जो देने का उद्देश्य होता है वह बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। जी हाँ, अभिव्यक्ति के अवसर, डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। क्योंकि बच्चों को अभिव्यक्ति अवसर प्रदान करना, इससे पाठ पुनरावलोकन होता है और बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें या बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। देखिए आप जानते हैं, समझते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए बच्चों के या बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सीख सकें। किस प्रकार का, बच्चे विभिन्न स्थितियों में, जी हाँ, भिन्न भिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का ठीक है उद्देश्य हमारा बी ऑप्शन सटीक हो रहा है। अगला है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भिन्न होती हैं, त्रुटियां अस्थायी होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं,
भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। देखिए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में जो कथन हमारा सत्य दिया गया है वह ABD हमारा कथन सत्य दिया गया है। लेकिन भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां जो स्थायी होती हैं, यह कथन गलत है। त्रुटियां हमें नहीं पता, स्थायी होती तो हमें पता होता कि यही त्रुटियां होना है, इस लाइन में इस प्रश्न पर ही हमें त्रुटि होगी। तो ये त्रुटियां जो होती हैं गलती स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होता तो हमें पता हो जाता, तो ये स्थायी नहीं होती हैं। ठीक है, अस्थायी होती हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी प्रश्न पर त्रुटियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समन्वित करने का उद्देश्य क्या नहीं होता है। देखिए, पहली और दूसरी कक्षा में क्लास में देखा जाए, भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को जो समेकित करने का उद्देश्य होता है वह चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति और बच्चों की रचनात्मकता का विकास। लेकिन बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित करने का आपका उद्देश्य नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा जो होती है वह बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। सी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य होता है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का जो उद्देश्य होता है, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या होगा, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। अगला है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है। तो संदर्भ में व्याकरण का जो शैक्षिक निहितार्थ होता है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है, क्योंकि पाठ विशेष में निहित व्याकरण तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। जैसे पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, ठीक है, और उनके संधि विच्छेद करना, समास विग्रह करना, उपसर्ग प्रत्यय बताना। ठीक है, तो संदर्भ व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, आप सभी जान चुके हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। किससे सिद्ध होती है? कहानी कहने के तरीके द्वारा ही सिद्ध हो जाती है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा, क्योंकि वीर रस की कहानी होगी तो वीर तरह से बनाएंगे, उत्सुकता होकर बनाएंगे। प्रेम वाली होगी माधुर, ठीक है, मुस्कुराकर कहानी को बताएंगे। दुख वाली होगी तो कहीं ना कहीं करुणा अपने भाव में धीमा आवाज़ में बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके कहानी बताने और तरीके से बहुत ही फर्क पड़ता है। अगला प्रश्न है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन क्या हो। देखिए, अवलोकन को जो है आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चा का किया जा रहा हो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंशिका किसी भी ऐसे शब्द को विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है। जी हाँ, अंशिका एक बालिका है जो विशेष शब्द विशेष बोलने में कठिनाई तभी आती है जब अधिक बार ता आता है या ता की आवृत्ति होती है। तो आप उस बच्ची को, उस अंशिका को क्या करेंगे? तो आप जो है उस बच्ची या अंशिका को ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन सही करवाएंगे, क्योंकि बच्चा जब बार बार अभ्यास करेगा, उच्चारण करेगा तो फिर वह गलतियाँ अपने आप क्या है सुधर जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या होता है? सभी जानते हैं, पोर्टफोलियो के जिक्र करेंगे, क्योंकि ये लगभग सभी टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और एग्जामिनर के लिए ये जो है आपका फेवरेट प्रश्न बन चुका है। तो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक जो सहायक होता है वह होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यदि तुम्हें डालियां भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? यह प्रश्न का उद्देश्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उद्देश्य है कि बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। जी हाँ, यदि तुम्हें डालियां भरकर आम दे दिया जाए, यानी टोकरी भर के आम दे दिया जाए, तो अब तुम उस आम का क्या करोगी? तो इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चे में अनुभव और चिंतन। अनुभव भी आएगा और चिंतन करना पड़ेगा कि मैं आम तो ले लूँगा पर करूँगी क्या? आम तो ले लूँगी पर करूँगी क्या? तो अनुभव और चिंतन दोनों को स्थान दे रही। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न करने का उद्देश्य बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है। ठीक है,
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का सरल उपाय क्या होता है। तो भाषा शिक्षण का सरल उपाय स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पहला ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन कौन सा कथन सही दिया गया है। तो भाषाई कौशलों में कथन में जो हमारा संबंध कथन सही दिया गया है वह सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? सभी भाषाई कौशल जो होते हैं वह आपके अंतः संबंधित होते हैं। और भाषा कौशल सभी जानते हैं, लिखना, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 महत्वपूर्ण कौशल हैं। पढ़ना समझना कुशलता का विकास करने में सबसे जो कम महत्वपूर्ण होता है वह होता है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। जी हाँ, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे जो कम प्रभावी होता है वह कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। ये सबसे कम आपका महत्वपूर्ण है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है इससे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? स्टेटमेंट है, परिभाषा दी गई है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह जो विचार दिया गया है वाइगोस्की का दिया गया है। मैं कई बार जब भी समाज या सामाजिक शब्द आए वाइगोस्की के ऑप्शन पे जिक्र करिएगा, ठीक है। ये कीवर्ड अपने माइंड पे बैठा लेना है, अपने माइंड के मेमोरी पर इस कीवर्ड को सेव कर लेना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसलिए सबसे उपयुक्त जो अनुशंसा होगी वह कौन होगी? वो होगी भाषा प्रयोग के विविध अवसर, ठीक है। और जब भी अवसर शब्द देखिएगा हमेशा पॉजिटिव शब्द में लीजिएगा। पॉजिटिव यह ऑप्शन हमेशा आता है जब भी अवसर शब्द दिया जाए, ठीक है। भाषा की कक्षा में क्या होती है? तो भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जो गतिविधियां होती हैं, युक्तियां होती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेंगे, क्योंकि देखिए भाषा जो होती है कक्षा में शिक्षक की भाषा महत्वपूर्ण होती है। वह शिक्षार्थी को स्वर व्यंजन का ज्ञान कराते हैं और उच्चारण का सही ज्ञान भी कराते हैं। अगला है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है, बाकी कर सकते हैं, अनिवार्यतः नहीं है। तो भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर पर जो है अनिवार्यतः आपका यह नहीं है। बाकी आपके मानवीय मूल्यों का विकास, विभिन्न छंदों और स्थितियों की बात करने के व्यक्त करने की कुशलता का विकास, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों को सही अर्थ ग्रहण करने का विकास। तो ए, बी और डी यह हमारे जो तीनों दिए गए हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अनिवार्यतः हैं और भाषा के अलंकारिक का प्रयोग की क्षमता का विकास करना ये अनिवार्यतः आपका नहीं है। अनिवार्यतः मतलब पक्का, जरूरी ही जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य की भाषा अपनी भाषा में तुलना करते हैं। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध में पहचानते हैं या व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य की भाषा के परिवेश से भाषा जो अर्जित करते हैं वह लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। याद कर लीजिएगा, अपने माइंड पर बैठा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम थक जाते हैं तो बैठने पर जिक्र होता है, ठीक है। थकते हैं तो बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? आप शिक्षक बंधु हैं, ठीक है, अध्यापक अध्यापिका हैं, टीचर हैं। तो प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य जो है उचित समझेंगे? उचितता की बात करेंगे। केवल कहानियाँ, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं को दोहराव हो, इस तरह से बाल साहित्य उचित समझेंगे, क्योंकि शब्द और घटना का दोहराव होता तो बच्चे अच्छे तरीके से समझ भी पाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बच्चे संदर्भ में शब्दों का प्रयोग सीखते हैं। और यही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि बच्चे संदर्भ के अनुसार शब्दों का प्रयोग सीखें। बच्चे विभिन्न संदर्भों के साथ शब्द के अर्थ उनसे जो है परिचित हो सके, शब्द को अर्थ को स्पष्ट कर पाएँ, समझ पाएँ। अगला प्रश्न है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप भाषा के शिक्षक हैं, अध्यापक अध्यापिका हैं और आपकी कक्षा बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है। तो
भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, आप परस्पर बातचीत करने के अधिकारी कौशल, मैंने बताया ना औसत शब्द जब भी देखेगा पॉजिटिव ऑप्शन है तो पॉजिटिव यह ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बस 10 से 15 प्रश्न और बचे हुए हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार क्या होता है? जी हाँ, जो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार जो मुख्यतः होता है वह होता है समाज सांस्कृतिक परिवेश। जी हाँ, बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है? तो अर्थ की गहनता को समझने में जो पद्धति सर्वाधिक रूप से होती है वह होती है मौन पठन। जी हाँ, मौन पठन की बात करेंगे और विभिन्न पठन पद्धतियां एवं उनसे संबंधित आपके कौशल भी दिए गए हैं। पठन पद्धति जो होती है उसमें निष्पादन होता है। सस्वर पठन में उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। मौन पठन में अर्थ की गहनता की समझ अर्थात बोधगम्यता की बात करेंगे। और द्रुत पठन में प्रवाह होता है। द्रुत पठन जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के बोले मुख हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, तो एक वीर रस का उदाहरण हो जाता है। तो मतलब एक प्रवाह होता है पठन में, यही होता है हमारा द्रुत पठन। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बहुभाषिकता कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझेंगे? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठों को आए चिड़िया पुस्तक को आपकी भाषा में क्या करते हैं ये बताइए, या लठ खत के हिंदी रूप में कंठस्थ कीजिए। बहुत ही सरल स्वभाव में यह प्रश्न पूछा गया है, सरल भाषा में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन उत्तर देना उतना ही कठिन है। बहुभाषिकता कक्षा में आप जिनमें किस तरह गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं वह हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं ये बताइए, क्योंकि बहुभाषी वाला कक्षा है। बहुभाषी कक्षा मतलब उनकी अपनी अपनी मातृभाषाएं होती हैं और बच्चा प्राइमरी लेवल में है तो मातृभाषा में ज़्यादातर बोलता है। तो सी ऑप्शन इसलिए सही हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे की मातृभाषा पर प्रमुखता दी गई है। ठीक है, बच्चे की मातृभाषा पर प्रमुखता दी गई कि वह आपकी भाषा में क्या कहते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? तो भाषा का प्राथमिक रूप सभी जानते हैं सांकेतिक रूप में ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों में पठन संस्कृत का विकास करने के लिए अनिवार्य क्या होता है? तो बच्चों में पठन संस्कृत का विकास करने के लिए जो अनिवार्य होता है बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा लेना। प्रेरणा एक मोटिवेशन का ही रूप है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है एक बहुभाषा कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए? तो एक बहुभाषा वाली कक्षा है और बच्चों की गृह भाषा अर्थात मातृभाषा का जो प्रयोग है वह उनको सम्मान देना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी होगा? जी हाँ, सबसे कम। चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना या नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम उपयोगी है कि पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना। बोलना यहाँ पे लिखना दिया गया है, इसलिए ये सबसे कम उपयोगी होगा भाषा आकलन की दृष्टि से अगर देखा जाए। अगला प्रश्न है मातृभाषा में शिक्षा से क्या होता है? तो मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई में सुविधा भी होगी, शिक्षार्थियों के अधिकाधिक प्रतिभागिता भी होती है और बेहतर परिणाम भी निकलते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है? तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास जो है व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। सचेत मतलब ठीक ठाक पूरी तरह से। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर, जी हाँ, एक 3 साल का बच्चा है और उसे किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके खालिस्तान दायरे में आता है, तो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता है। यहाँ पे संज्ञानात्मक शब्द सही होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे के संज्ञानात्मक दायरे में बातचीत करने से उनका रुचि के विषय में प्रति फिर बढ़ती जाती है। रुचि बढ़ जाएगी बच्चे की, जब रुचि बढ़ेगी तो फिर बच्चा इंटरेस्ट लेता है, जब बच्चा इंटरेस्ट लेगा वही बच्चा इतिहास रचता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। कहानी तो सुनते समय
बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य सार्थक तथा मज़ेदार हो। अगर वाक्य सार्थक और मज़ेदार होता है तो कितनी भी वीडियो लंबी हो जाए, 2-3 घंटे की आप वीडियो 10 घंटे की वीडियो देखते रहते हैं, तब भी जब भी टाइम मिलता है वीडियो पॉज कर लेते हैं, फिर अपना काम खत्म कर लेते हैं, फिर वीडियो देखते हैं। ठीक है, बच्चों की नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। अगर कोई भी टॉपिक हमारा सार्थक और मज़ेदार होता है तो हमें अच्छा भी लगता है। ठीक है, अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में जो बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने से पक्ष में जो है सर्वाधिक ठोस तर्क क्या है? जी हाँ, जो पक्ष ये रखा गया है कि भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो सर्वाधिक जो ठोस तर्क होता है कि इनका प्रयोग जो है बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करना है। क्या करना है? भाषा के अनुभव को विस्तृत करना है। तो हमने कहा है अनुभव शब्द, विस्तृत शब्द ये हमेशा पॉजिटिव है, पेडागॉजी में पॉजिटिव माना जाता है। ये बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। यह हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रभावित है। यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण इसलिए होता है क्योंकि ये सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ अर्थात मजबूत बनाने का एक आधारभूत माध्यम होता है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। बस 2-3 और प्रश्न बचे हुए हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि लिखी छपी हुई सामग्री का बच्चे जो है अर्थ अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि अपने परिवेश से परिचय प्राप्त करना तथा सामान्य दैनिक घटनाओं को व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? देखिए, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों का पहचान। लेकिन जब हमें लिपि से परिचय ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? तो लिपि से परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 4 अक्षर वो शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, या दूसरे के बातों को धैर्य से सुनना और सुनी हुई बात को अपनी टिप्पणी देना। या ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह होता है कि दूसरी की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी हुई बातों को अपनी टिप्पणी देना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण भाषा अध्ययन के सिद्धांत, भाषा अध्यापन के सिद्धांत के पूरा चैप्टर हमने कवर किया। अभी तक जितने टीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्नों को किया है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते थे उतने हमने कोशिश किया है, पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है, आपके एग्जाम में फतेह करने की। हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर के जो आपका चैप्टर है, क्लासेज है, जो चैप्टर दिया गया है, सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। ठीक है, आई होप सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।